नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है। 5 बार से लोकसभा के सांसद और अभी भी सांसद हैं। अब भारत सरकार में एक महत्वपूर्ण विभाग, क्योंकि भारत गांव का देश है, किसानों का देश है, केंद्रीय कृषि मंत्री। सर, आपका बहुत स्वागत है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। आपने मंत्रालय का नाम भी बदल दिया, विभाग का, खासकर कृषि मंत्रालय था पहले, इसमें आपने किसान को भी जोड़ा है। तो ये जो आपने चरित्र परिवर्तन किया है, दरअसल कितना इसका सही मायने में लाभ किसानों को मिल पाएगा और कृषि के क्षेत्र में हम कितना उसको लाभान्वित कर पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मंत्रालय का नाम बदलने का सवाल है, स्वामीनाथन जी ने 2006 में जो रिपोर्ट दी थी, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से जो उनके सुझाव थे कि कृषि मंत्रालय का नाम किसान कल्याण मंत्रालय होना चाहिए, और किसान कल्याण के लिए कई सारे रिकमेंडेशन उन्होंने सुझाए थे। दुर्भाग्य से 14 तक के ठंडे बस्ते में बंद था। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सबसे पहले प्रतिबद्धता जताई, फार्मर्स वेलफेयर और उनकी आमदनी दोगुनी करना। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा किसान दुनिया के लोगों का पेट भरता है, हम उनकी जेब भरें, और इसीलिए किसानों की आमदनी दोगुनी की जाए। और इसके लिए बहुत सारे सुझाव, 201 सुझाव जो उनके राष्ट्रीय किसान नीति बनी थी उसमें थे, जो ठंडे बस्ते में थे। कुछ प्रधानमंत्री जी ने भी मार्गदर्शन किया, और फिर उसको भी रिव्यू करने के बाद हम लोगों ने इसके लिए कई प्रयत्न किए। पहला काम तो न सिर्फ किसान कल्याण का नाम मंत्रालय का नाम बदला, किसान कृषि मंत्रालय का, बल्कि अलग डिवीज़न भी बनाया। और दूसरा, निवेश बढ़ाने का काम किया, जो बजटीय निवेश है, गैर बजटीय निवेश। दूसरा, इनपुट मैनेजमेंट, लागत का प्रबंधन आमदनी बढ़ाने के लिए। तीसरी बात, आउटपुट मैनेजमेंट, जो मार्केटिंग, अच्छा दाम मिले, और फिर उनको एक सुरक्षा कवच मिले कि आपदा आती है तो उसमें उनको लगे कि हमारे लिए सुरक्षा की सरकार ने व्यवस्था की है। तो इन मोर्चों पर हमने न सिर्फ नीतियां बनाई, बल्कि उनका क्रियान्वयन किया। और फिर एलाइड सेक्टर्स, आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि संबद्ध जो क्षेत्र हैं, पशुपालन, मत्स्यिकी, इन क्षेत्रों में भी निवेश किया और उनकी योजनाएं बनाई, उसका क्रियान्वयन किया, और उस सारे के परिणाम अब आने शुरू हो गए। इसमें कुछ समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने 4-5 बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया है। दरअसल जब इस देश में किसानों को लेकर तो आज़ादी के बाद से बहुत सारी राजनीति होती रही, और हर बार इस बात पर फोकस करने की बात कही जाती रही कि किसानों का कैसे भला हो, उनकी आय कैसे बढ़े। जब आप आय बढ़ाने की बात करते हैं और इन 5 बिंदुओं पर जब आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो कैसे इसको आप समझाएंगे कि भाई कैसे इन्वेस्टमेंट हो, कैसे इनपुट मैनेजमेंट हो, कैसे आउटपुट मैनेजमेंट हो? देखिए, पहले तो जो निवेश का जहाँ तक सवाल है, कृषि के लिए कई मंत्रालय हैं जहाँ से बजटीय प्रावधान होता है। सिंचाई मंत्रालय है, केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है। लेकिन जो कृषि मंत्रालय है, उसका जो बजट है, एक पहला तो है कि उसमें निवेश करना, उसके माध्यम से वेलफेयर स्कीम्स के क्रियान्वयन के लिए। तो मेरी सरकार आने के पहले जो 5 बजट थे यूपीए सरकार के, वो पांचों बजट को यदि आप जोड़ेंगे, वो 1,21,000 करोड़ का था। और मोदी सरकार आने के बाद 5वां बजट भी आ चुका है, और उन पांचों बजट को जोड़ेंगे तो ये 2,11,000 करोड़ का है। ये बजटीय निवेश है। इसके अलावा पहली बार कॉर्पस फंड, ये लॉन्ग टर्म इरिगेशन, 99 परियोजनाएं वर्षों से लंबित थी, तो सरकार बनते 40,000 करोड़ का उसका कॉर्पस फंड बनाया गया। जो माइक्रो इरिगेशन है, उसके लिए 5,000 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाया गया। जो डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, वो 10,881 करोड़ का बनाया गया। फिर इसी तरह से फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये 7,500 करोड़ का। ये पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर 2,500 करोड़ का। और जो रूरल मार्केट्स हैं 22,000, उनके लिए
जो बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2000 करोड़ का। तो बजटीय निवेश भी और उससे अलग हटकर भी जो कॉर्पस फंड बनाए गए, भारी निवेश किए गए, वेलफेयर योजनाओं का क्रियान्वयन तेज हुआ और किसानों की भी आमदनी बढ़ाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो रही है। मतलब जब आप कहते हैं किसानों की आमदनी बढ़ाने में भूमिका हो रही है, आपने 2022 तक स्वयं एक टारगेट दिया है कि आय दोगुनी करेंगे हम। आप सर ये भी बेहतर जानते हैं कि इस देश में ग्रामीण किसान भी बहुत बड़ी संख्या में हैं और बहुत गरीब किसान भी हैं जिनको उस तरह से सुरक्षा कवच नहीं मिल पाया है, बावजूद इसके कि हर सरकार ने उनकी बात तो की। आपकी सरकार ने क्या कुछ खास ध्यान दिया है उस बॉटम लाइन पर कि जहां जाकर आपको लगे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके? देखिए, सुरक्षा कवच तो तीसरा बिंदु किसानों के लिए। उसका जो पहला बिंदु है लागत प्रबंधन की, लागत कम से कम हो। आपके ध्यान में होगा यूरिया के लिए हाहाकार मचा रहा था। हाँ, अब तो नहीं मचता और लाठियां चलती थी। ये 35% यूरिया, जो यूरिया बनने वाली फैक्ट्री है बैक दरवाजे से, वो चला जाता था केमिकल फैक्ट्रियों को, मिलावटी कारोबार में, सिंथेटिक दूध बनाने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहला जो काम किया, जिनके निर्देशन में हम लोगों ने किया, कि अब हिंदुस्तान में एक दाना भी यूरिया बनता है तो नीम कोटेड बनता है। अब इसकी क्वांटिटी भी कम उपयोग करना है और क्वालिटी भी बढ़ गई। और ये सिफारिश 2003-04 का था, लागू अब जाकर हुआ। लागू बड़ी बड़ी कंपनियों के डर से या प्रभाव के कारण यूपीए सरकार, आज देश के राजकुमार किसान की बहुत बात करते हैं, तो 2003-04 में हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी किया कि नीम कोटेड कर दो तो मिलावटी कारोबार में नहीं जाएगा, किसान को जाएगा, और ये जो ब्लैक मार्केटिंग है वो भी रुकेगा। और फिर ट्रायल भी कर लिया, मंत्रालय को दे दिया, 10 वर्षों तक हिम्मत नहीं किया, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को इसका लाभ होता था। तो जब गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो उसने पहला काम यही किया, इनपुट मैनेजमेंट के दृष्टि से ये पहला काम। दूसरा काम माइक्रो इरिगेशन, बजटीय प्रावधान भी किया और अलग से कॉर्पस फंड भी बनाया, 99 लंबित परियोजनाओं को पूरा किया। ये सारे जो सिंचाई, ये हिंदुस्तान है, इटली नहीं है। ये 125 करोड़ लोग, 250 करोड़ हाथ, हर हाथ को काम तब मिलेगा जब हर खेत को पानी मिलेगा। 25 वर्षों से लंबी योजनाओं को प्रारंभ किया, 40 योजनाएं पूरी हो चुकी है, बाकी भी मार्च 19 तक पूरे होने वाले हैं। पूरे देश में कृषि के लिए अलग से फीडर की व्यवस्था। मनरेगा में 60% राशि हम लोगों ने सरकार में आते कृषि कार्य के लिए डाइवर्ट किया। फिर किसान से कैसे जोड़े, इसके लिए शिवराज जी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी हुई है। इसी तरह से आप देखेंगे नई टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हमने तेज किया, कई ऐप जारी किए ताकि किसानों को जानकारी मिले। और जो ब्याज ऋण प्रवाह था उसको भी हम लोगों ने तेज किया, और 13-14 में 7 लाख करोड़ का था, और हम कह सकते हैं 18-19 में ये हमारा 11 लाख करोड़ का बजट है। तो कृषि ऋण प्रवाह को भी तेज किया। जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े पैमाने पर इसका गठन किया है। ये 4000 के लगभग अभी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इससे लागत में कमी आती है जब सामूहिक रूप से खेती करते हैं। इसी प्रकार से ज्वाइंट लेबिलिटी ग्रुप, जो लैंडलेस किसान है, मार्जिनल किसान है। अब हम जब सरकार में आए थे, ये बहुत दिनों से योजना देश में चल रही है, माने हम सरकार में आए उसके 7 साल पहले से योजना चल रही थी। मुश्किल से ये 6 लाख ज्वाइंट लेबिलिटी ग्रुप बनाए थे 7 साल में। हम 4 साल, मार्च 18 तक का आंकड़ा बताते हैं कि हम लोगों ने लगभग 27.5 लाख ज्वाइंट लेबिलिटी बनाकर लगभग 34,000 करोड़ रुपया ज्वाइंट लेबिलिटी को दिया है। तो इस प्रकार से इनपुट मैनेजमेंट का काम हम लोगों ने किया। फिर उसको अच्छा मूल्य मिले, आउटपुट मैनेजमेंट, ये जो आपको समर्थन मूल्य है, तो सिर्फ समर्थन मूल्य से ही आमदनी दोगुनी नहीं हो सकती, लेकिन हम लोगों ने ये भी काम किया कि जो लागत का 1.5 गुना। अब आपको हम एक आंकड़ा बताएंगे कि 2013
14 में आप देखेंगे कि 13-14 में धान का लागत 1310 रुपया था और 961 रुपया था और समर्थन मूल्य था 1310 रुपया। लागत पर 36% का लाभ मिलता था। आज हम कह सकते हैं इस 18-19 में यदि लागत 1166 रुपया तो समर्थन मूल्य 1750 है। 50% लागत से ज़्यादा मूल्य किसानों को मिल रहा है। इसी प्रकार से आप मूंग का देखेंगे तो मूंग का जो लागत था 3700 रुपया, 13-14 की बात मैं कर रहा हूँ, और इस पर जो समर्थन मूल्य था वो 45 रुपया था, 4500 रुपया था। इस पर 19% लागत से ज़्यादा था। लेकिन आज यदि आप देखें तो आज यदि लागत पर 4650 रुपया है तो समर्थन मूल्य लगभग 7000 है और 50% लागत दे रहे हैं। तो एक तो पहली बार साहस करके जितने भी नोटिफाइड 22 जिन्स है तो लागत पर कम से कम 50 गुना, और स्वामीनाथन जी ने भी इसको स्वीकार किया है कि बड़ा साहस का काम सरकार ने किया है। मेरे प्रधानमंत्री जी का साफ कहना था कि इससे राज खजाने पर बोझ आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कहना था कि राज खजाने पर यदि पहला किसी का अधिकार है तो किसान। पहले तो प्रधानमंत्री बोलते थे किसी मजहब का अधिकार लेकिन अब गरीब का बेटा जो देश का प्रधानमंत्री बना, जिसने गांव में अपनी ज़िंदगी गुजारी, गरीबी को देखा, खेत खलिहान के मेड़ों पर जिसने ज़िंदगी बिताई, उसने कहा कि सरकार के खजाने पर यदि किसी का पहला अधिकार है तो देश के किसानों का अधिकार है। थोड़ा सा और समझने की हमको देश को समझने की ज़रूरत है। जब आप कहते हैं कि लगभग 14 फसलों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य 22 नोटिफाइड, इसमें सर कितने राज्यों ने इस पर काम शुरू किया है? शायद 11 राज्य। अभी एक तो ये जो समर्थन मूल्य है ये पहले भी तय होते थे, लेकिन 50% नहीं तय होते जी। हम भी आए तो उस समय सबका 50% नहीं था, तो पहले खरीदारी भी नहीं करते थे। हमारे मंत्रालय से दलहन तिलहन की खरीदारी होती है, चावल गेहूं की खरीदारी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से होता है। तो मैंने जो आंकड़ा देखा कि मेरे आने के पहले 4 साल में दलहन तिलहन की जो उन्होंने खरीदारी की थी वो था आपको मात्र 8 लाख मीट्रिक टन, और हमने 4 साल में किया है 78 लाख। 8 लाख से 78 लाख मीट्रिक टन, ये आंकड़े हैं दलहन तिलहन के। लेकिन जब समर्थन मूल्य भी हमने 1.5 गुना किया है तो सभी राज्यों को पत्र लिखा, हमारे सचिव ने और मैंने भी लिखा है कि जब भी समर्थन मूल्य से दलहन तिलहन का दाम आपको नीचे आता है तो आप तुरंत एक परफॉर्मा राज्यों के पास पहले से मौजूद है, आप तुरंत हमको प्रस्ताव भेजिए। और मुझे खुशी है कि 11 राज्यों ने एक प्रस्ताव भेजे, हमने मंजूरी दी है और इन राज्यों में खरीदारी हो रही है। और किसी भी राज्य से जो भी प्रस्ताव आता है हम 24 घंटे के अंदर मंजूरी देते हैं, और लगातार हम राज्यों को लिख रहे हैं, फ़ोन से भी बात कर रहे हैं कि जब भी किसी जिन्स का समर्थन मूल्य से दाम नीचे आए तो आप तुरंत प्रस्ताव भेजो। लेकिन किसानों की आमदनी बढ़ाने में सिर्फ समर्थन मूल्य ही नहीं, मार्केट सपोर्ट सिस्टम नहीं, मार्केटिंग। अब इसके लिए 2003-04 में देश के कृषि मंत्रियों की एक कमेटी बनी थी, चूँकि मंडी कानून है राज्य ही बनाती है, और उस समय अटल जी की सरकार थी, राजनाथ जी कृषि मंत्री थे, और उस समय 7 प्रकार के सुधार ये 2004 में करने के लिए राज्यों को जारी कर दी गई, और एक कमेटी भी रिव्यू करने के लिए बनाई गई। आपको आश्चर्य होगा 14 में हम लोग 14-15 में आए, इसके बीच में एक भी बैठक नहीं। 10 साल वैक्यूम रहा। हमारी सरकार आते प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी उपस्थिति में पहला काम यदि हुआ तो ये ई मंडी, एक बाजार, एक देश एक बाजार, ई नाम, और सभी राज्य के मंत्रियों को न सिर्फ बुलाया बल्कि उनके सचिवों के साथ जो एक ई मंडी चल रहा था बेलगांव कर्नाटक में, वहाँ सबको ले जाकर रहे। और 585 मंडियाँ आज हमारे देश की बड़ी मंडियाँ ई नाम से जुड़ चुकी है।
225 अभी जोड़ेंगे इस साल और 225 अगले पर, 1000 मंडियों को जोड़ना। ये सिफारिश 3-4 का था। और फिर 3-4 के अलावे 2006 में जब स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट दी, उसमें भी ये सुझाव था। और स्वामीनाथन जी में ये भी था कि 22,000 जो ग्रामीण हाट है उनको भी इसे जोड़ा जाए, आगे चढ़ के उसको स्ट्रेंथनिंग करके जोड़ा जाए। लेकिन कोई काम नहीं हुआ। ये 585 को शुरू अभी तक कर दिया है, 1000 बड़े मंडियों को जोड़ना और 22,000 छोटी मंडियों के लिए 2000 करोड़ का अलग कॉर्पस फंड बनाया है। राज्यों के साथ हम संपर्क में हैं, उनको राशि दे रहे हैं। मनरेगा को भी इसमें जोड़ने का परिपत्र दिया है और प्रधानमंत्री सड़क योजना तक वहाँ पहुँचाने का हम काम कर रहे हैं। तो ये सारे काम यदि 10 साल पहले हो गए रहते, अटल जी की सरकार, इसका लाभ क्या इन्हीं वर्षों में मिल पाएगा? हाँ, मिल 585 मंडियों को जहां हमने जोड़ा है जी, उसमें बहुत सारी मंडियों में अब ई मार्केटिंग हो रहा है, तो किसानों को अच्छा मूल्य मिल रहा है। लेकिन ये 10 साल पहले शुरू हो गया, जाहिर तौर पर बहुत तो आगे निकल चुके हैं। कवरेज बहुत ज़्यादा होता। लेकिन हम 2 साल 3 साल पहले शुरू किया है और राज्यों के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन 2022 आते आते मार्केटिंग का भी लाभ किसानों को मिलेगा और सिर्फ समर्थन मूल्य से ही अच्छा मूल्य नहीं, बल्कि ये करने से भी और उनको अच्छा मूल्य मिलेगा। इसको थोड़ा सा और समझने की इसलिए आवश्यकता है, देश को भी जानने की आवश्यकता है, सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब आप ई मार्केटिंग की बात कहते हैं तो लोगों को लगता है कि पता नहीं ये क्या नया है, कैसे इसको पहुंचा जाए वहाँ तक और कौन सा तरीका अख्तियार किया जाए। जो हम गरीब राज्यों से ही उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए बिहार झारखंड जैसे एक पिछड़े राज्य हैं जहाँ किसानों की स्थिति, गरीबों की स्थिति, गरीब किसान जो बहुत अच्छी नहीं है, उनको यदि अपने अन्न को यदि मार्केट में पहुंचाना हो ई मार्केटिंग के जरिए, उनको यदि बेचना हो, तो उसके लिए क्या सुलभ तरीका हो सकता है? पहले तो ई मार्केटिंग का मतलब ये है कि जो मंडियों में किसान अपना सामान ले जाते हैं जी, अगर 30 किलोमीटर दूर से हापुड़ के बाज़ार में या करनाल के बाज़ार में किसान अपना सामान ले, वहाँ पर जो बिचौलिए बैठे हैं हाथ में अनाज को लेते हैं और क्वालिटी तय करते हैं और सब मिलकर शाम तक एक ही रेट उसको बताते हैं। वो किसान 30 किलोमीटर फिर क्यों सामान लौटा के ले जाएगा, मनमानी कीमत पर देते हैं। ये मार्केटिंग का मतलब है कि उसका क्वालिटी बिचौलिए तय नहीं करेंगे, वहाँ लैब होगा और फिर ई मार्केटिंग होगी। ये जो खरीदार हैं अलग अलग चैम्बर्स में बैठेंगे और इलेक्ट्रॉनिक ढांक होगी उसकी। इस प्रकार से 585 मंडियों को जोड़ा है और 75 लाख रुपया दिया है। ये राज्य के माध्यम से हम सब करते हैं। मेरा यही कहना है कि ये काम अभी 10 साल पहले शुरू हो गया रहता। 585 को जोड़ा है, 200 को इस साल, 225 को 1000 ये, और जो 22,000 है उसको भी स्ट्रेंथ करना, आगे चल के उसको भी इनसे जोड़ना। मतलब अगले 3-4 साल में निश्चित रूप से 22 आते आते टास्क कंप्लीट हो जाएगा। 22 आते आते अभी भी लाभ मिल रहा है। इन कवरेज जो है, कि मैं फिर कह रहा हूं कि 2006 में सिफारिश आई, 7 से यदि लागू हो गया रहता तो आज ये सवाल पूछने का नौबत नहीं है। चलिए, जब जागिए तभी सवेरा वाली बात है अपने देश में। सर, जब इतनी सारी बातें आप लोग योजना चला रहे हैं और कैसे लाभ पहुंचे उसके लिए बहुत गंभीरता से भी आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। जाहिर तौर पर चूँकि आप कृषि मंत्री हैं और जब किसानों को देखते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कान को देखकर आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आती होगी। लेकिन अपने देश में जब किसान आत्महत्या करता है, और ये कोई नई बात नहीं है, मौजूदा रिजिम में भी पहले भी, उसको कैसे रोका जाए और क्या क्या उसके कारगर तरीके हो सकते हैं, बहुत ज्वलंत सवाल। उसके लिए तो सबसे पहले जरूरी है किसानों का सशक्तिकरण। वो कैसे? और इसमें निवेश जो नहीं हुआ पहले। जी, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हमने निवेश किया है। ठीक हुआ। फिर किसानों की आमदनी बढ़े, उसके पॉकेट में पैसा है। तो एक तो इनपुट मैनेजमेंट, दूसरा आउटपुट मैनेजमेंट, जिस पर हम 3-4 सालों से काम कर रहे हैं। और उससे भी जो बड़ी बात है सुरक्षा कवच। आपने सेफ्टी वॉल्व की बात की। सुरक्षा कवच कि एक किसान कर्जा लेता है, बैंकों से लिया कर्जा या पड़ोसी से कर्जा लिया या अपने घर परिवार का संसाधन उसमें लगाया, और अचानक आपदा आती है और उसका सर्वस्व नाश हो जाता है। इसके लिए देश में 2 प्रकार की योजना पहले से। एक तो रिलीफ, राज्यों को राज्य आपदा कोष में पैसा जाता रहा है।
तो मोदी सरकार आने के पहले 5 वर्ष का आवंटन राज्य को जाता है राज्य आपदा कोष में, वो 33,000 करोड़ रुपया था 5 वर्ष का आवंटन। पहला काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया कि अगले 5 वर्ष का आवंटन 15 से लेके 20 तक का उसको किया 61,000 करोड़ रुपया, दोगुनी राशि बढ़ा कि इमीडिएट रिलीफ। और इसके जो नर्व्स थे प्रति एकड़ उसको 1.5 गुना किया कि यदि 900 रुपया मिलता है तो 1350 रुपया मिलेगा। यदि 18,000 मिलता था हॉर्टिकल्चर का 12,000 तो उसको 18,000, तो नॉर्म्स 1.5 गुना किया। जैसे आपदा में कोई मरा तो पहले 1.5 लाख रुपया मिलता था, अब 4 लाख रुपया किया उसको, अब 4 लाख मिल रहे हैं, तो ये रिलीफ हुआ। दूसरा कि जो राज्य जिलों के अंदर हर जिला में एक स्केल ऑफ फिनांस है कि 1 एकड़ में आपको मान लिया कि 30,000 रुपया लागत है धान की खेती करते हैं, तो बीमा कराना पहले से योजना चल रही है। जो भी लोन लेगा उसको बीमा कराना और किसान भी अपना बीमा कराए ताकि आपदा में सर्वनाश होता है तो स्केल ऑफ फिनांस की राशि उसको मिल जाए। अब ये जो बीमा योजना थी इसमें क्या विकृति थी कि कैप कर दिया कि स्केल ऑफ फिनांस माने उस जिला में प्रति एकड़ लागत चाहे जो हो, लेकिन अधिक 30,000 है तो हम 12,000 रुपया देंगे, क्योंकि इसके कारण राज खजाने पर बोझ पड़ेगा। दूसरा कि बुआई के पहले आपदा आ गई, आपने बीज खरीदा, खाद खरीद लिया, खेत की जुताई की, आपदा आया, आप बुआई नहीं कर पाए तो कोई बीमा नहीं मिलेगा। या फसल की कटाई आपने कर ली, पड़ा हुआ है और आपदा आ गई, नष्ट हुआ तो कोई बीमा नहीं मिलेगा, 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। और जो फसल खड़ी है उसमें कैपिंग है। तो इस स्थिति में प्रधानमंत्री ने स्वयं पहल की और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू किया। एलाइड सेक्टर में आप देखेंगे पशुपालन, मत्स्य पालन, देश में तो व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ब्लू रिवोल्यूशन का आह्वान किया और इसकी एक छतरी के नीचे एक योजना लाई। और इस योजना में आप देखेंगे कि जो हमने निवेश किया, हमारी सरकार आने के पहले जो 10 वर्ष का आप औसत देखेंगे तो प्रति वर्ष ये 225 करोड़ रुपये का निवेश होता था फिशरी सेक्टर में जी। और हमारी सरकार का 4 वर्ष का औसत देखेंगे तो 408 करोड़ प्रति वर्ष का। यानी आपने हर सेक्टर में अपने आप को प्रूफ करने की, किसानों की आमदनी बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका, किसानों की आमदनी बढ़ाने में भूमिका। लेकिन सर एक बात जहन में लोगों के मन में जो आती है, लोग जानना भी चाहते हैं कि भाई साल 2 साल के अंदर में अलग अलग राज्यों में जब किसान प्रभावित होते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, फिर एक आंदोलन होता है, फिर कर्ज माफ़ी की एक योजना बनती है, चाहे जिस भी राज्य की बात आप कर लें, उत्तर प्रदेश की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें। सर कर्ज माफ़ी कितना बड़ा समाधान है? क्योंकि हमारे देश में यदि किसानों के लिए कैनाल सिस्टम यदि प्रॉपर होता, जिन कारणों से आप स्वयं कहते हैं, आप मानते भी हैं कि स्थायी समाधान की ओर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो नहरों की परियोजनाएं जो अतीत में कभी शुरू हुई थी और ठंडे अवस्थे में चली गई थी, उस ओर सरकार ने कितना कारगर काम किया। मैंने पहले आपको बताया जी कि 99 देश की बड़ी बड़ी परियोजना है जिससे नहरें निकलने की बात है, जिससे माइक्रो इरिगेशन का भी काम हो सकता है। पैसे की अभाव में 25-30 वर्ष से लंबित थी। मोदी सरकार बनती सबसे पहले कॉर्पस फंड बनाया 40,000 करोड़ का, और आज हम कह सकते हैं कि उसमें से 40 परियोजनाएं पूरी हो चुकी और 19 दिसंबर आते आते सारी परियोजनाएं पूरी होगी। माननीय गडकरी जी के मंत्रालय से इस काम को हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश में प्रारंभ की गई, माइक्रो इरिगेशन के लिए भी और लंबित परियोजनाओं के लिए। हर खेत को पानी, मैंने वो पहले भी कहा, हर खेत को पानी और हर खेत के लिए अलग से ग्रिड, एग्रीकल्चर का ग्रिड। यदि एक राज्य गुजरात में हो सकता है, मध्य प्रदेश में हो सकता है, तो 3 वर्षों से जो इस दिशा में काम शुरू हुआ है, अब 1 साल लगते लगते अभी हर घर को बिजली चली गई। हम लोग जब सरकार में आए, बिहार में कितने घरों में हर खेत मैं बता, बिहार की भी बात है उसमें, हम लोग जब सरकार में आए थे
तो लाखों गांव में बिजली नहीं थी, करोड़ों घरों में बिजली नहीं थी। अब हम कह सकते हैं कि दिसंबर 31 आते आते हिंदुस्तान का कोई घर नहीं बचेगा, कोई बिजली नहीं गई, और दिसंबर 19 आते आते कोई खेत नहीं बचेगा जहां अलग से कृषि का फीडर न गया हो। और किसानों के सशक्तिकरण पर हम जोर दे रहे हैं। अभी तक की सरकारों की हालत ये रही है, अधिकतर सरकारों की, राज्य में भी और दिल्ली में भी, दिन भर नारे किसान के लिए लगाना और रात में पूरी ताकत से अपने परिवार को मजबूत बनाने में निष्ठा रखना। किसानों की सशक्तिकरण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सर, ये आपने जो बातें कही हैं उसकी बड़ी व्यवहारिक चुनौती भी है, और यदि ऐसा हो जाए तो देश की तस्वीर ही बदल जाएगी और तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि किसान हमारी आत्मा इस देश की। तो सवाल ये है कि जिस सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, आखिर हर सरकार को कर्ज माफ़ी की ओर एक रास्ता अपनाना पड़ता है। ये कब तक और कितने वर्षों में जाकर मुक्ति मिल सकती है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नारे लगाए गए हैं वोट के लिए। किसान के सशक्तिकरण और किसान के वेलफेयर की योजनाओं में निवेश नहीं किया गया। भारत की सरकार आज वही काम कर रही है। यही काम 2006 में जो स्वामीनाथन जी ने जो रिपोर्ट दी थी, अभी उसके बाद लागू किया। स्वयं स्वामीनाथन जी की मैं रिपोर्ट का हवाला आपको देना चाहता हूँ। आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, और टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका लेख 6 अगस्त को आया है। उसके पैराग्राफ 6 को मैं पढ़ रहा हूँ, उसका हिंदी अनुवाद, कि यद्यपि राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट वर्ष 2006 में प्रस्तुत की गई थी, ये उनके शब्द हैं, परंतु जब तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनी थी तब तक इस पर बहुत कम काम हुआ था। आगे लिखते हैं कि सौभाग्यवश पिछले 4 वर्षों के दौरान किसानों की स्थिति और आय में सुधार करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि सशक्तिकरण, वेलफेयर, और उसी में हमारी सरकार की पूरी प्रतिबद्धता है। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लगातार पिछले 3-4 वर्षों से इस दिशा में लगे हैं, और उसके परिणाम भी अब आने शुरू हों। एक सामान्य बात है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव की परिकल्पना देश में की गई थी। अब हम जब सरकार में आए तो एक NCDC है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो राज्यों की कोऑपरेटिव को सहायता देती है। तो ये 15 साल पहले से है। आप उनके 10 वर्षों का इतिहास देखिएगा तो 19-20 हज़ार करोड़ रुपए की सहायता किए थे, और हम 4 साल का 50,000 करोड़, और यदि 4.5 उसमें जोड़ दीजिए, ये 6 महीने और जोड़ दीजिए, तो लगभग 62-63 हज़ार करोड़ रुपया सहायता के रूप में, ऋण के रूप में दिया है। तो किसानों के सशक्तिकरण और मोदी सरकार उसी काम में लगी हुई है। हमारी शुभकामना सर। एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि भारत के लगभग 151 जिलों में कई ऐसी फसलें हैं जिस पर जलवायु परिवर्तन की वजह से खतरे मंडराने लगे हैं, पेड़ पौधे या पशुओं पर भी। ये जो क्लाइमेट चेंज है, ऐसा खुलासा आप ही के कृषि विभाग क्लाइमेट चेंज के कारण निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है। इसीलिए हमारी सरकार आने के बाद इंटीग्रेटेड फार्मिंग हमने शुरू किया है, और 151 स्मार्ट गांव हमने डेवलप किया है। 151 गांव, 151 स्मार्ट विलेज, जहां जलवायु परिवर्तन की सामना करने के दृष्टि से हम किसानों को ट्रेन कर रहे हैं, उस प्रकार की खेती करा रहे हैं, और पूरे देश में इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर हमारा जोर है। और सभी जिलों को, देश के सभी जिलों को हमने कंटीजेंसी प्लान दिया है कि किस प्रकार के मौसम हो तो किस प्रकार की खेती करना है। देखिए, किसी भी क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन आवश्यक है। ये देश की क्या हालत रही कि जब अंग्रेज इस देश में आए थे तो 1905 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए थे, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बिहार में, और 34 के भूकंप के बाद यहाँ आया। तो 5 में बना, तो गुलामी के 42 वर्षों तक तो एक ही हो रहा, जहाँ से 100 PhD के विद्यार्थी, 100 PG के विद्यार्थी निकलते हैं। एक फैक्ट्री है कुशल मानव संसाधन एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन गुलामी के 42 साल तक एक रहा, और आज़ादी के 1947 से और 14 तक
ये कहीं रहा, दूसरा नहीं बना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहली घोषणा की कि इसी प्रकार का 2 और बनाएंगे, एक पूर्वी राज्यों के लिए, और रांची में आज बनकर तैयार है। हम जनवरी से उसको शुभारंभ करने वाले हैं, और 6 महीना पहले आसाम के अंदर पूर्वी राज्यों के लिए शिलाधार प्रधानमंत्री जी ने रखा है। तो कुशल मानव संसाधन, उस और भी प्रयास आप लोग कर रहे हैं। लेकिन सर, ये एक सॉइल हेल्थ कार्ड भी आप लोग लॉन्च किए, इसका सही मायने में क्रियान्वयन क्या हो पा रहा है? क्योंकि बहुत सारी बिल्कुल हो रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस देश के अंदर जो मैंने इनपुट मैनेजमेंट की बात आपको की, ये दोनों चर्चा हम नहीं कर पाए थे। एक तो पूरे दुनिया को ये चेतावनी दी गई कि सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट करो। हाँ, हम जब सरकार में आए उसके बहुत पहले इस देश में भारत सरकार की ओर से राज्यों को सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए पैसे जाते थे, थोड़ी राशि जाती थी, और 54 लैब बने थे देश में, 54 उसमें खराब पड़े थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखो, दुनिया के अन्य देश में जो मिट्टी है उसको लोग ज़मीन का टुकड़ा मानते होंगे, लेकिन हम हिंदुस्तान में जो पैदा लेते हैं वो मिट्टी को ज़मीन का टुकड़ा नहीं मानते। इससे हम अपनी माँ मानते हैं, और माँ जब तक बीमार रहेगी तब तक किसान खुशहाल नहीं होगा। असंतुलित उर्वरकों के कारण पूरे विश्व को चेतावनी दी गई थी, देश के राजकुमार खटिया पर सोए थे। और आज हम कह सकते हैं कि 10,000 लैब की स्थापना हो चुकी है। 12 करोड़ किसानों को फर्स्ट राउंड में सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया है, दूसरा राउंड शुरू है, जागरूकता चल रहा है, और अब बड़े पैमाने पर किसान इसका उपयोग कर रहे हैं। आपको 100% कवरेज उपयोग हर जगह इसलिए नहीं दिखाई देगा कि यही काम यदि 10 साल 12 साल पहले हो गया रहा। ये बात तो सही है, लेकिन बड़े पैमाने पर अब लोग सॉइल हेल्थ की चिंता करने लगे हैं। अब किसान में भी जागरूकता आई है, और मैं कहूँगा कि 4.5 बरस में यदि कोई सबसे बड़ा काम किया है तो प्रधानमंत्री जी के कारण किसानों में जागरूकता आई है। सर, हम आपके पूर्वी चंपारण की ओर चलते हैं। मोतिहारी में आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलवाया था, अभी तक बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आ पाया है, कारण क्या हो सकता है? देखिए, ये मोतिहारी में अभी देश में पिछले 5 वर्षों के अंदर जी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना। ये निर्णय बहुत पहले का था, अटल जी के समय या उसके बाद ही था कि हर राज्य में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय सभी राज्यों में। ये निर्णय बहुत पुराना था। 9.5 साल पहले जब यूपीए सरकार थी तो बिहार की सरकार ने भारत सरकार को लिखा, कपिल सिब्बल जी उस समय मंत्री थे, कि बिहार में ये महात्मा गांधी जी के नाम पर मोतिहारी में ये स्थापित किया क्योंकि कर्म भूमि की शुरुआत 9.5 वर्ष पहले। और मैं उस समय लोकसभा में था। कपिल सिब्बल जी के यहाँ से पत्र गया कि मोतिहारी में नहीं खोलेंगे। मैंने भी एक पत्र दिया उनको, और राज्य में एक खोलना था, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने पत्र दिया, कैबिनेट ने निर्णय लिया। फिर वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने पूरे सभी दलों की बैठक की, विधानसभा और विधान परिषद ने एक मत होके ये भारत सरकार को दिया कि ये महात्मा गांधी जी के नाम पर मोतिहारी में खुला जाए। फिर इन्होंने पत्र लिखा, वो पत्र सारे मेरे पास मंजूर है कि मोतिहारी में नहीं खुलेगा, महात्मा गांधी के नाम पर या मोतिहारी में नहीं खुलेगा। हम लोगों ने संघर्ष किया, मोतिहारी की जनता, बिहार की जनता ने संघर्ष किया, और 5 साल में काम नहीं हुआ। मोदी सरकार आने के बाद जी 3 महीने के अंदर फर्स्ट क्वार्टर में कैबिनेट में मंजूरी दी। उसके बाद आपको संसद के दोनों सदनों से ये पास हुआ। 1 साल की प्रक्रिया, और दूसरे साल में वीसी की नियुक्ति हुई, दूसरे साल में, और वहाँ 6 महीने में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, जमीन भी नहीं मिली थी। अब स्कूल बिल्डिंग में ही चल रहा है। हाँ, स्कूल बिल्डिंग में। जी। अब स्कूल बिल्डिंग में वो चलना शुरू हुआ और जमीन अभी 1 महीना पहले 35 एकड़ मिली है और 2 सत्र की पढ़ाई, वहाँ के विद्यार्थी एक से एक टॉपर निकल रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से दूसरा सत्र उसका चल रहा है, तीसरे सत्र में भी नामांकन हो रहा है। निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? अभी 15 दिन पहले चिन्हित किया आपने? चिन्हित नहीं, राज जमीन 35 एकड़ ओके का ऐसा अखबार में हमने खबर देखा है। और जमीन जैसे हैंड ओवर होगा, राशि पड़ी हुई है शुरू होगा, लेकिन विश्वविद्यालय बहुत अच्छे ढंग से वहाँ चल रहा है। 2 सत्र चले, तीसरा सत्र भी अब शुरू होगा। सर, बिहार की राजनीति को आपकी नज़र से समझना चाहेंगे। दरअसल एनडीए के जो अपने कुछ घटक हैं आपके, जैसे कि आरएलएसपी हैं, बहुत सारे बयान बिहार सरकार को लेकर देते रहते हैं, प्लस सीट शेयरिंग को लेकर बहुत सारी बातें भी वो सार्वजनिक मंच से करते रहते हैं। तो ये कौन सी संस्कृति जनरेट हो रही है, जरा इसको देखो। जहाँ तक सीट शेयरिंग, गठबंधन, हमको तो लगता है कि एनडीए एकजुट होकर लड़ेगी, लेकिन ये सब काम हमारे संगठन के लोग देख रहे हैं। ये सारे काम संगठन के लोग देख रहे हैं और उचित समय पर उचित निर्णय भी लेंगे। जी। बिहार सरकार में आप लोग सहयोगी हैं, आप स्वयं भी सरकार में हैं वहाँ पर। क्या लगता है मौजूदा सरकार के वहाँ कामकाज को लेकर, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जो कुछ सोशल क्राइम जिस तरह से सामने आया, वो एक बड़ी चिंता को गहराता है। तो ऐसे में एक जिम्मेवार सांसद होने के नाते, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री होने के नाते, क्या आपको लगता है क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, बिहार के अंदर 2004 तक जो जंगल राज था, उसके बाद जब एनडीए आई तो 2013 आते आते परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई थी। ठीक। बिहार का दुर्भाग्य था 2013 के बाद 4 साल तक सरकार में वही घटक मौजूद था जिसने 15 वर्षों तक बिहार को न सिर्फ लूटा था बल्कि अराजकता की गोद में धकेला था। जी। अब 4 साल फिर उसने जड़ जमा ली। 15 साल बीच में 4 से 13 तक आउट हुआ, व्यवस्था बहुत सुधर गई, ये सब लोग मान रहे थे। लेकिन 4 साल जो अवसर मिला जी, उसने जड़ें मजबूत बना ली और निश्चित रूप से अब नई व्यवस्था आई है। और जैसे 15 साल के उनके कर्तव्य को से जो बिहार पीड़ित था उससे हम लोगों ने मुक्ति दिलाया है, तो निश्चित रूप से अब जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उससे मुक्ति मिली है। अब हम लोग साथ में हैं और निश्चित रूप से हम सफलता पाएंगे। लेकिन 4 वर्षों के अंदर उसने जड़ फिर जमा ली। जो पौधे सूख गए थे उसको 4 साल में कुछ खाद पानी मिला। लेकिन सर, इन तमाम वर्षों में मुखिया हमारे नीतीश जी ही थे, बिहार के मुख्यमंत्री आज भी हैं और बीते 13 वर्षों में लगातार रहे। हम पूर्व के शासनकाल को यदि कोसते भी हैं तो मौजूदा सरकार के शासनकाल के 13 वर्ष गुजर गए और फिर अब अगले 2 वर्ष में कंप्लीट होगा 15 वर्ष। तो फिर सवाल ये उठता है सर, अब तो नीतीश जी की तुलना नीतीश जी से ही होगी ना? देखिए, नीतीश जी जो उनके साथ थे, तो नीतीश जी कभी भ्रष्टाचार से और अपराध से समझौता नहीं करते। लेकिन 4 वर्षों के अंदर जो जड़ें वो जमा रहे थे, जिसका कुप्रभाव आज भी दिखाई रहा, तो यदि उससे उनको समझौता करना पड़ता, करने की इच्छा रहती अपराध से, भ्रष्टाचार से, तो उन्हीं के साथ रहते। लेकिन ये बहुत साफ है कि नीतीश जी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपराध को, भ्रष्टाचार को। 4 साल की वो कोई मजबूरी रही होगी लेकिन ये बहुत साफ है कि वो समझौता उनसे नहीं कर सकते। और 4 साल के अंदर उनको अवसर मिला। लेकिन अब जो सरकार आई है अभी, और इस दिशा में निश्चित रूप से जैसे 2004 के बाद हम लोग सफलता पाए थे, हम निश्चित रूप से उन मनोवृत्तियों पर पुनः सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी अभी जो आई है वो बड़ा मायूस करती है कि बिहार सरकार को शर्म नहीं आती। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड को लेकर जो मामला चल रहा है, वो वाकई कुछ इस तरह के सामाजिक अपराध हो जाते हैं। मैं फिर आपको बताऊंगा कि 2004 तक 15 साल की जो संस्कृति थी, जो 4 से 13 तक 4 सालों के अंदर उसने फिर अपने जड़ों को मजबूत बनाने का काम किया, तो उसके कुप्रभाव तो निश्चित रूप से इसके लिए भी आरजेडी को ही आप जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, बिहार की संस्कृति को चौपट करने का ये जंगल राज
कि परिस्थितियां निर्माण करने का, कानून का कोई महत्व नहीं हो, इसका शिलाधार इतना मजबूत बनाया 15 वर्षों में कि उसको 9 वर्षों के अंदर, 10 वर्षों के अंदर जो नीचे ले गए, डाउन किए, फिर 4 वर्षों के अंदर उसने जो सर उठाया, उसके कुप्रभाव आज भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और निश्चित रूप से आज किसी भी प्रकार का किसी अपराधी से कोई समझौता नहीं है, किसी भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं। सर 2005 से 2013 तक आप लोग साथ थे और ये बात पूरे बिहार में स्थापित सिद्ध है कि ये बात सही है कि पुलिस की बहुत नहीं बहाली नहीं हुई थी, लेकिन लीडरशिप चेंज हुआ था, परसेप्शन बदला, लॉ एंड ऑर्डर में आमूलचूल परिवर्तन भी हुआ, बिजली के क्षेत्र में भी काम हुए, सड़कों का निर्माण भी हुआ। लेकिन ये पिछले 1 वर्ष से हम जो महसूस कर रहा है बिहार, वो कानून व्यवस्था को लेकर वाकई परेशान कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि 4 वर्षों उसी का नतीजा आप देख रहे हैं। 4 वर्षों तक जी, तो उसने सत्ता का लाभ उठाकर अपने जड़ों को मजबूत किया है और अलग होने के बाद जी, वो निश्चित रूप से चाहता है कि सरकार बदनाम हो। बहरहाल सर, सरकार इतना काम कर रही है, भारत सरकार केंद्र में और बीजेपी के अपने या जहाँ भी सहयोगी दलों के साथ आप सरकार में हैं, आप लोग कहते हैं कि गुड गवर्नेंस आपका एजेंडा है। तो सर चुनाव के मौसम में अचानक मंदिर मुद्दा क्यों उठता है इतना, और विपक्ष कहता है कि बीजेपी को चुनाव देखते ही, सामने आते ही राम याद आ जाते हैं। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये राम जो है, इसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिबद्धता है और देशवासियों का बहुत साफ है। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये तो सवाल है आस्था का। और निश्चित रूप से इस मामले में वैसे लोग जो कहते हैं, कोर्ट में जाकर बोल रहे हैं कि इसको टालो, अब बताइए कि इससे परिस्थितियां किस प्रकार की उत्पन्न हो रही है कि आप कोर्ट में जाकर कहते हो कि इस मामला को मत सुलझाओ, अभी तय तो अदालत को ही करना है ना सर। नहीं, लेकिन आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और आपके नेता जाकर यदि कोर्ट को कहे कि इस मामला को अभी मत डिस्पोजल करो, मत सुनो, इसका क्या अर्थ है? राम जन्मभूमि तो ये देशवासियों की आस्था का सवाल है। यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सब कोर्ट को अपना काम करने दिया जाए ना, राजनीति तो फिर यही तो राजनीति किसने शुरू की है? राजनीति किसने शुरू की? किसने जाकर कोर्ट में कहा किसकी सुनवाई मत करो? असल के 4 साल तक अयोध्या मुद्दा तो था नहीं, ये पिछले 6 महीने में अचानक बहुत ज्यादा तो हाईलाइट क्यों? किस पार्टी के नेता ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि चुनाव तक इस पर कोई सुनवाई मत करो? चुनाव से क्यों जोड़ रहा है इसको? सुप्रीम कोर्ट तो सर सर्वोच्च है, और तो वही तो मैं पूछ रहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च है, तो उसको अपने काम कर रहा है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी और उसके प्रतिनिधि, इतने बड़े नेता वहां जाकर यदि एक वकील के नाते बोलता है कि चुनाव के पहले इस पर सुनवाई मत करिए, तो चुनाव से जोड़ने का काम तो वो कर रहे हैं ना, जाहिर है। लेकिन सर आरएसएस का अपना एक स्टैंड है, जो सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने भी कहा कि सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए, लेकिन सरकार का भी इस मामले में स्पष्ट है कि पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। तो एक टकराव जैसी स्थिति नहीं है सर? निश्चित रूप से लोकतंत्र में जी ये जो सवाल उठा है, इसलिए उठा कि एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता जाकर ये कह रहे हैं कि चुनाव तक इसको टालो, तो निश्चित रूप से देश के अंदर आरएसएस नहीं, देशवासियों को निश्चित रूप से उसको आक्रोशित होना स्वाभाविक है कि इतने दिनों तक किसी मुद्दे को नहीं टालना चाहिए। इस पर जल्दी से जल्दी हम तो कोर्ट का सम्मान करते हैं और कोर्ट को भी जल्दी से निर्णय लेना चाहिए। इसमें विलंब होना देश के वातावरण को बिगाड़ने का काम करेगा। लेकिन सर कोर्ट जब निर्णय ले क्या उससे पहले अध्यादेश लाने की परंपरा है? देखिए, कोर्ट जो है, हमें मान के चलते हैं कि कोर्ट जल्दी सुनवाई करेगा और करना चाहिए, और उस मुद्दे का जल्दी से जल्दी निपटान हो जाना चाहिए। इसमें विलंब करने से देश का जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा
नहीं दिखाई। लेकिन मोहन भागवत जी ने तो बहुत साफ साफ कहा है कि अध्यादेश सरकार को लाना चाहिए इस राम मंदिर के मुद्दे पर। देखिए, देशवासियों के अंदर निश्चित रूप से ये भारी बेचैनी है कि इतने दिनों तक इस मामला को क्यों रोका जा रहा है। कोर्ट पर हम सवाल खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट को भी चाहिए कि जितना जल्दी हो इसका निपटान कर दें। सर, आपका बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और ख़ास मुलाकात में ख़ास वक्त निकालने के लिए, और भविष्य की राजनीति के लिए आपको बहुत शुभकामना। तो ये हमारे साथ खास शख्सियत श्री राधा मोहन सिंह, भारत सरकार में कृषि मंत्री, और उन्होंने बहुत सारी बातों को साफ साफ रखा है। खासकर अपने विभाग को लेकर बहुत सारे भ्रम को भी दूर करने का प्रयास किए हैं। और आंकड़े जो होते हैं ना, वो भ्रम पैदा नहीं करते। यदि आंकड़े कुछ कह रहे हैं तो इसे स्वीकारना ही होगा, और फिर राजनीति अपनी जगह अपना पांव पसारती ही रहती है, उसका क्या करें। अगले हफ्ते एक और नई शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।